जैसे आपके सामने हमारे सामने भी थी, बहुत सारी समस्याएं थी, उनका इधर उधर से समाधान खोज कर उस काम को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया तो रिजल्ट निकल के आए सामने। और जब रिजल्ट निकल के आए सामने तो लगा कि केवल अपने लिए नहीं, ये लोगों के लिए भी होना चाहिए। और इन रिजल्ट को अगर हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो निश्चित ही है कि और भी लोगों को फायदा होगा। तो हम सभी लोगों ने बैठ के एक दिन निर्णय बनाया कि हम लोग क्या ऐसा करें ताकि हमारा जो नॉलेज है या जो हम लोगों ने जो काम किया है उससे जो फायदा हमें हुआ है वो फायदा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने ये 2013 में 10 नवंबर 2013 में उन्नत कृषि अभियान परिषद करके एक संस्था बनाई, जिसका कोई शासन से लेना देना नहीं है, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। यह एक स्वयं सेल्फिश संस्था है जो कि केवल किसानों के लिए, आपके हित के लिए कार्य करती है। और तब से हम लोग निरंतर 27-28 का ये इस तरह से शिविर लगाते हैं। और आपको बताकर बड़ी खुशी हो रही है कि अभी तक हम लोग लगभग 42,500 किसानों को इस मंच के नीचे प्रशिक्षित कर चुके हैं और उनसे किसी से बिना फंडिंग लिए हो। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है और एक बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात यह है कि जो काम हम लोगों ने 10 डिसमिल से चालू किया था, क्योंकि हम लोगों के पास जमीन नहीं थी तो बहुत छोटे से रकबे से काम चालू किया था। 10 डिसमिल मतलब 4000 स्क्वायर फीट होती है जगह, जो घर बनाने के उपयोग के लिए खाली होती है, उतनी सी जगह से हम लोगों ने काम चालू किया था। और आज आपको बताकर खुशी होगी, पूरे हिंदुस्तान में 22,000 एकड़ जमीन पर वृक्ष मुक्त कृषि का कार्य हम लोग पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। हमारी संस्था जाके लोगों के बीच में जाके मदद करती है और उनको पूरा कंप्लीटली जैविक और जो आपके बीच में समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान लेके उनको एक सेल्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या मॉडल होना चाहिए और उससे कैसे इकोनॉमी किसान अपनी सस्टेन कर सकता है, इसके लिए हम लोग पूरे देश भर में जाके लोगों की मदद भी करते हैं। तो ये तो हुई एक छोटी सी बात, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने विभिन्न तरह की चीजों को बताया है कि किसी भाई ने कहा कि पानी की कमी के कारण हम जो है ना एक ही फसल ले पाते हैं। किसी ने कहा कीट बहुत लगते हैं, तो कीटों के कारण जो है ना हमारी फसल का जो उपज या कहना चाहिए जो वैल्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। कई लोगों ने कहा कि गाय ना होने के कारण खाद और जैविक खादों की बहुत ज्यादा कमी होती चली जा रही है। और भी ढेर सारी समस्याएं हैं, बाजार की समस्या है, रेट नहीं मिलते उसकी समस्या है, प्रोडक्ट समय पे नहीं बिकता उसकी समस्या है, भंडारण की समस्या है और खरपतवार की समस्या है। खेत में हम जब भी फसल बोते हैं उसके बाद तुरंत खरपतवार निकलना चालू हो जाते हैं। तो ये कुछ बहुत सारी समस्याएं आपके बीच में है जिनके कारण हमारी खेती एक कहना चाहिए एक व्यावसायिक ढांचे में नहीं परिवर्तित हो पा रही है। तो इन समस्याओं का क्या समाधान होना चाहिए या इनको बिना टेक्नोलॉजी या बिना पैसे खर्च किए हम कैसे समस्याओं का समाधान कर लें और क्या ऐसी तकनीक हो जिस तकनीक के माध्यम से इन सारी समस्याओं का भी समाधान हो और हमारे पास पैसे आने भी चालू हो जाए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है और पूरे देश भर में और देश नहीं पूरी दुनिया में इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोगों ने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। हम शाम तक आपको इन सारी समस्याओं का समाधान देने के लिए पूरी ताकत से और पूरी शिद्दत से आपको दिखा के पेश करेंगे कि देखो ये मॉडल है, इससे पानी भी बचाया जा सकता है, इससे कीड़े भी नहीं लगेंगे, इससे खरपतवार भी नहीं होगा, इससे हवा और मौसम परिवर्तन जो जलवायु क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है उससे भी बच सकते हैं और खरपतवारों से भी बच सकते हैं और कम खादों में भी आप अपनी फसल को बहुत अच्छा बना सकते हैं, पानी को भी संरक्षित कर सकते हैं। तमाम तरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं या जो भी असुविधाएं हैं उनका क्या समाधान होगा वो हम आपको प्रैक्टिकली विजिट करके आपको दिखाएंगे। करेक्ट। अब मेन प्रश्न ये यहाँ पर होता है कि आप लोग इतने दूर दूर से चलकर आए हैं, कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, कोई आंध्रा से, कोई यूपी से, कोई मध्य प्रदेश से। तो सभी लोगों के मन में जिज्ञासा है या लोग चाहते हैं कि जैविक हो, जैविक खेती देश में हो, ये सभी लोग जानते हैं और चाहते भी हैं। सब लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहा कि हम कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? कीड़ों की समस्या है या कुछ है किसी कारण की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं या उत्पादन में बेहतर परिणाम नहीं ला पा रहे हैं। तो देखो, अगर हमें जैविक खेती करना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें उसको समझना पड़ेगा कि जैविक खेती है क्या चीज। बहुत सारे लोगों ने इसकी परिभाषा समझी होगी, बहुत सारे लोगों ने कहीं से सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और कर भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हमें रासायनिक खेती को बंद करना है और उसके दुष्परिणामों से बचना है तो जैविक खेती को बहुत गहराई से अध्ययन करके हमें समझना पड़ेगा। अगर हम उस बात को अच्छे से समझ जाते हैं तो मैं निश्चित ही दावे के साथ कहता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं कल से जैविक खेती करना चालू कर देंगे। अब बात यह है कि समझने के लिए हमें
क्या करना पड़ेगा? तो आपने अभी सुना होगा या आपको मालूम भी होगा कि जैविक खेती है क्या चीज। अगर हम उस विषय पर प्रकाश डालें तो आप जानते हैं कि बिना रसायन के की गई खेती जैविक खेती होती है। इसमें समझने की क्या बात है कि नहीं है? बिना रसायन की गई खेती जैविक खेती है, इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है और परिभाषा भी सही है, लेकिन इस बात से आपका मन परिवर्तित नहीं होता है। आप सुन तो लेते हो, आप समझ तो लेते हो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये एकमात्र परिभाषा है, एकमात्र शब्द है, जो शब्द आपको जैविक खेती को दर्शाता है कि जैविक खेती क्या है। अगर हम इसको परिभाषा को और डिफाइन करके चले और अगर हम समझे कि क्या है, तो जीवों द्वारा की गई खेती भी जैविक खेती है। ठीक है, इसमें जीव कार्य करते हैं, आप और हम काम नहीं करते हैं, जीव कार्य करते हैं। तो जब जीवों द्वारा जो कार्य होगा और उसके द्वारा जो खेती होगी वो जैविक खेती होगी। तो ये परिभाषा भी एक्सीलेंट सही है, 100% सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इससे भी हम करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाते हैं या हम कर नहीं पाते हैं। तो कर कैसे पाएंगे? उसके लिए एक और परिभाषा का जन्म हुआ। वो जन्म ये है, अगर आप उसको समझेंगे तब, प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था में एक छोटी सी व्यवस्था का नाम है जैविक खेती। या हम लोग ऐसा कह लें कि प्रकृति की व्यवस्था का नाम ही जैविक खेती है। प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था का नाम है जैविक खेती। अब संपूर्ण व्यवस्था का नाम यदि जैविक खेती है तो संपूर्ण व्यवस्था क्या है प्रकृति की? यहाँ पर एक तुरंत क्वेश्चन बनता है। जब हम व्यवस्था को समझेंगे तब जैविक खेती को समझ पाएंगे। ठीक है, तो व्यवस्था समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, परंतु मैं आपको 3 उदाहरण से आपको जोड़ता हूं। अगर वो 3 उदाहरण आपको समझ में आ गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप भी कभी जहर नहीं डालोगे प्रकृति में और किसी को डालने से भी मना करोगे। तो प्रकृति की व्यवस्था में आपने देखा होगा, एग्जाम्पल से इसको जोड़ते हैं क्योंकि व्यवस्था तो बहुत बृहद है, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता धरती पर। तो आपने देखा होगा कि 15 जून के समय हमारे वातावरण में मानसून आता है, मानसून आता है, बारिश होती है, बारिश गिरती है, हम लोग खेत में अनाज बोते हैं, बारिश निकलती है, फिर ठंड आती है, दूसरा अनाज बोते हैं, फिर गर्मी आती है, दूसरा अनाज बोते हैं। हमारे जो प्रकृति का साइकिल है वो 3 ऋतुओं में, 4 ऋतुओं में बदलता रहता है और अल्टरनेट ये चलता ही रहता है, कभी गड़बड़ नहीं होता। एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है। अब आप जरा गौर करो, हम लोग कहते हैं कि अगर अच्छी बारिश लानी है या अच्छी बारिश चाहिए है तो आपको ज्यादा से ज्यादा उस क्षेत्र में पेड़ लगाने पड़ेंगे। हम लोग कहते हैं कि नहीं कहते? और ये बात 100% सही है, क्योंकि ये हमने और हमारे पूर्वजों ने करके भी देखा है, प्रैक्टिकल है। तो इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्यों की जरूरत नहीं है, जो प्रैक्टिकल है वो तो सामने होता है, सबको मालूम है। लेकिन एक बात और हम लोग कहते हैं कि जिस साल ज्यादा गर्मी पड़ेगी उस साल बहुत अच्छी बारिश होगी या बहुत अच्छा मानसून आएगा। ये बात भी 100% सही है, आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, मानते हैं, हमारे पूर्वज मानते हैं कि जिस साल ज्यादा गर्मी पड़ेगी उस साल अच्छी बारिश होगी, या जिस साल ज्यादा जिस जगह पर ज्यादा पेड़ होंगे उस साल वहां पर अच्छी बारिश होगी। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, एक प्रश्न बनता है कि बारिश का, पेड़ का और गर्मी का, तीनों का आपस में क्या रिलेशन है? भाई क्वेश्चन तो बनता है। हम लोग ये तो कह देते हैं बहुत आसानी से कि पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ तो अच्छी बारिश होगी। ये बात 100% समझ में आती है। और हम लोग ये भी मानते हैं कि ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो अच्छा मानसून आएगा, ये बात भी बहुत सही है। लेकिन आपस में तीनों का संबंध क्या है, रिलेशन क्या है? क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्या रिलेशन है तीनों का आपस में? भाई हम समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन तीनों का एक बहुत ही गहरा संबंध है प्रकृति का। आपको मालूम होगा इस प्रकृति में जितने भी कार्य होते हैं सारे कार्य ईश्वर ही करता है। अगर हम ये बात कहें कि ईश्वर ये सारे कार्य नहीं करता तो थोड़ा सा गलत लगेगा। लेकिन अगर हम आपको ये बात कहें कि प्रकृति में ईश्वर ने लाखों करोड़ों जीवों का निर्माण किया है, उन जीवों के माध्यम से ईश्वर वो कार्य कराता है, उन जीवों के माध्यम से वो ईश्वर सारे कार्य कराता है। ईश्वर कोई कार्य नहीं करता। ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, सिस्टम बनाया और जीवों को बनाया और जीवों को सिस्टम में डाला और वो सिस्टम के साथ सारे जीव इस प्रकृति पर अपना अपना कार्य करते हैं। आपने देखा होगा बैल अपना ईमानदारी से काम करता है, गाय अपनी ईमानदारी से काम करती है, केचुआ अपना ईमानदारी से काम करता है, कुत्ता अपना ईमानदारी से काम करता है, सांप अपना ईमानदारी से काम करता है। जितने भी धरती पर जीव है सारे जीव अपना ईमानदारी से कार्य करते हैं। और जब ये सारे लोग अपना कार्य करते हैं तो प्रकृति का एक
जो कहने चाहिए तंत्र है, जो प्रकृति ने सिस्टम बनाया, वो सिस्टम अपने आप चलता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ज्यादा गर्मी पड़ती है तो अच्छी बारिश होती है, ज्यादा पेड़ होते हैं तो अच्छी बारिश होती है। तो प्रकृति ने क्या किया कि जितने भी वनस्पति आप देखते हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे पत्तियां, जितने भी पेड़ देखते हो जिनमें पत्तियां होती हैं, चाहे कितनी भी छोटी पत्ती और कितनी भी बड़ी पत्ती, सारी पत्तियों में एक सिस्टम बनाया है कि जब वो 30 डिग्री या 25 डिग्री से ज्यादा का तापमान होगा तो उस वनस्पति में से, उसमें जो पेड़ है, वो पेड़ में जो पत्ती है, उस पत्ती में से एक जीव निकलेगा, और वो जीव तभी निकलेगा जब 30 डिग्री या 25 डिग्री से ज्यादा का तापमान होगा। तब वो उस पत्ती से वो जीव रिलीज होता है अपने आप, और वो जीव जाके साइक्लोन तैयार करता है वायुमंडल में, और एक जीव करीब 150 से 200 बूंद पानी गिराने का कार्य करता है। अब आप जरा कल्पना करिए प्रकृति की कितनी बृहद और कितनी कहने चाहिए गहरी व्यवस्था है। तो अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, इसमें पूरा स्पष्ट हो गया होगा कि ज्यादा पेड़ होंगे तो ज्यादा पत्तियां होंगी, ज्यादा गर्मी होगी तो ज्यादा बैक्टीरिया निकलेंगे, ज्यादा जीव निकलेंगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ज्यादा पेड़ लगाओ और ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो बारिश अच्छी होगी। तो इसका पीछे का साइंस यही है कि जितनी भी वनस्पति इस धरती पर आपको दिखती हैं, चाहे वो फूल के रूप में, चाहे औषधि के रूप में, चाहे अनाज के रूप में, चाहे फल के रूप में, सारी औषधि पत्तियों में एक बैक्टीरिया होता है, और वो तभी रिलीज होता है जब 25 डिग्री से ज्यादा का तापमान होता है। वो बैक्टीरिया जाके साइक्लोन तैयार करके बूंद बना के बारिश गिराने का कार्य करता है। उसमें बादल भी सहयोगी होते हैं, हवा का प्रेशर भी सहयोग होता है, बहुत सारी चीजें काम करती हैं, लेकिन संचालित बैक्टीरिया ही करते हैं बारिश को। अब एक बात समझ में आ गई कि बारिश गिराने का कार्य, जो विश्व का सबसे कठिन कार्य है, जो इंसान कभी नहीं कर सकता है, वो कार्य जीव कराते हैं, जिनका कोई आपसे कोई लेन देन नहीं है, कोई परिचय नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। अब इस कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। आपको ये बात मालूम होगी कि धरती के अंदर वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स है तभी तो हम पानी निकालते हैं, है ना। बैंक है, उसमें पैसा डालते हैं तभी हम वापस निकालते हैं। ऐसा दुनिया का कोई सिस्टम नहीं है जहां पर लेन देन का हिसाब ना चलता हो, चाहे प्रकृति में, चाहे घर में, चाहे बाहर, चाहे व्यापार में, चाहे कहीं पर भी। आप दोगे तो ही मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि धरती के अंदर से जो हम पानी निकालते हैं, तो इसका मतलब ये है कि धरती के अंदर वाटर सोर्स हैं जिनके माध्यम से वो पानी हम वापस लेते हैं। और अगर वाटर सोर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि उनमें वापस रिसाइकिल पानी जाता होगा, तभी जाके वो ऊपर निकलता है ट्यूबवेलों के माध्यम से। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, या यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि ये जो पानी निकालने की व्यवस्था है वो तो इंसानों ने बनाई है, ठीक है। हम पानी के लिए हर जतन प्रयास करते हैं निकालने के लिए, लेकिन कल्पना करिए या आप एक गौर करिए कि इस पानी के भंडारण को करने का कार्य कौन कर रहा है, या किसको प्रकृति ने वो कार्य सौंपा हुआ है। एक जिले में आपको मालूम होगा, हमारा जो जिला है सागर बहुत छोटा सा जिला है, इसमें करीब 20,000 से भी ज्यादा ट्यूबवेल है, और लगभग 1 लाख से भी ज्यादा कुएं हैं, और न जाने और कितना क्या होगा, रिकॉर्ड नहीं है। तो इन सारे सोर्सेस से, सारे लाखों सोर्सेस से धरती के अंदर से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन एक भी इंसान ऐसा है जो कि बोर कराता हो पानी को रिचार्ज करने के लिए? कोई नहीं है ना। हर व्यक्ति खाली बोर से पानी निकालने के लिए हम लोग ट्यूबवेल कराते हैं। ट्यूबवेल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने मशीन लगाई हो और वो ये कहे कि हम पानी को भरने के लिए ये ट्यूबवेल करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंसान खाली निकालता है, तो फिर रिचार्ज कौन करता है? और अगर रिचार्ज कोई करता है तो वो कौन है? तो आपको जानकर हैरानी होगी, प्रकृति में लगभग 1.25 लाख के आसपास जीव धरती पर, जमीन के अंदर और जमीन पर ईश्वर ने बनाए हैं, जिनको ये दायित्व सौंपा है रिचार्ज करने का काम। अब आप थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो मैंने बताया 1.25 लाख के आसपास जीव हैं जो धरती के अंदर कार्य करते हैं, अलग अलग स्टेज पर अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन इसमें मुख्य जीव है जो सभी लोग आप जानते हैं, केचुआ, जिसे अर्थवर्म हम कहते हैं। अर्थवर्म, ये केचुआ, भारत में लगभग 106 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं केचुए की, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तापमान और अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, अलग अलग मिट्टी के हिसाब से, अलग अलग भूमि की पुर्त में पाई जाती है। इन सारी जीवों, इन सारी केचुओं की जो वैरायटियां हैं, उनका केवल एक ही काम है कि मिट्टी को खाना और आगे बढ़ना, मिट्टी को खाना और आगे बढ़ना। और जब वो जीव मिट्टी को खाता है और आगे बढ़ता है तो पीछे एक रास्ता बनाता जाता है, और पूरा जो केचुए की लाइफ होती है लगभग 168 और 70 दिन की, उतनी पूरी लाइफ में लगभग किलोमीटरों की सुरंग वो अपने रास्ते के माध्यम से बना देता है। अब जरा गौर करो, अभी हमने बताया कि सैकड़ों प्रजातियां हैं हिंदुस्तान में केचुए की, और अलग अलग पुर्त पर पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियां जमीन के स्तर पर पाई जाती हैं जो केवल बारिश में आपको दिखती हैं,
बारिश होती है और ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाती है। फिर कुछ प्रजातियां हैं जो जमीन के अंदर थोड़ी से नीचे पुरुष पर पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियां हैं जो जमीन के बहुत ज्यादा डेप्थ में पाई जाती हैं, और कुछ प्रजातियां हैं जो 200-200 फीट नीचे सुरंग बना के रहती हैं और वो कभी जमीन के ऊपर नहीं आती हैं। लेकिन इन सारी प्रजातियों का काम है मिट्टी को खाना और पोलखर करना, और जब ये मिट्टी को खाता है और आगे बढ़ता है तो ये अपने पीछे एक रास्ता बनाते जाता है। और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों केचुए धरती के अंदर कार्य कर रहे हैं, और वो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, बिना मोबाइल चलाए, बिना टीवी देखे। केवल उनका एक ही काम है मिट्टी को खाना और पोलखर करना, मिट्टी को खाना और पोलखर करना। कभी रेस्ट नहीं करता है, और पूरी ईमानदारी से, पूरी सिदरत के साथ जब वो बच्चा पैदा करता है उसके बच्चे भी यही काम करने लग जाते हैं। जब तक वो मरता नहीं है तब तक एक ही काम करता रहता है। आपको मालूम है एक केचुआ लगभग किलोमीटरों की सुरंग बना देता है। अब अगर धरती के अंदर लाखों करोड़ों केचुए हैं तो कितने किलोमीटर की सुरंग वो बनाएगा, आप कल्पना कर सकते हैं और गुणा गणित कर सकते हैं। अकल्पनीय, इतनी सुरंग बना देता है। अब जब ये पूरे साल भर केवल एक ही काम करेगा सुरंग बनाने का, तो निश्चित ही क्या होगा, उसने पूरी मिट्टी को पोलखर कर दिया 200, 250 फीट तक। तो उसने क्या किया, जो रंध बनाए हैं, जो रास्ता बनाए हैं, धरती का जो पानी गिरेगा उसके द्वारा बनाए गए रास्तों के माध्यम से जो वाटर सोर्स ईश्वर ने धरती के अंदर आपके लिए बनाए थे, वो सारे वापस रिचार्ज हो जाएंगे। और जब रिचार्ज हो जाएंगे तभी फिर पानी आप उसमें से निकाल पाओगे। अगर रिचार्ज नहीं होंगे तो वाटर लेवल डाउन होता जाएगा और पानी आप उसमें से नहीं निकाल पाओगे। ये प्रकृति का सिस्टम है, सिद्धांत है। डालोगे नहीं तो निकलेगा कैसे, और जो डाल रहा है उसको ही खत्म कर दोगे तो फिर डालेगा कौन, और जब कोई नहीं डालेगा तो निकाल नहीं पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। और अभी वही हो रहे हो। लेकिन हम लोग इस व्यवस्था को समझते नहीं है, इसलिए परेशान होते हैं। हम लोग परेशान खाली इसलिए होते हैं, अरे पानी नहीं आया चलो दूसरा ट्यूबवेल लगा लो, अरे उसमें भी नहीं आया चलो तीसरा लगा लो। लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं करते कि उसमें पानी क्यों नहीं आया, क्या वजह है कि नहीं आया। तो आपको मैंने बताया एक जीव है जो प्रकृति में बारिश गिराने का कार्य कर रहा है, एक जीव है जो पानी को रिचार्ज करने का कार्य कर रहा है, और एक और जीव है, इसी एग्जाम्पल को मैं आपको जोड़ता हूं आगे, कि एक जीव और है जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। वो कैसे समझोगे, जैसे बारिश होती है, आपने देखा आपके खेतों में भी पानी गिरता है, नाली में भी गिरता है, छत पर भी गिरता है, सारा पानी इकट्ठा होते हैं, फिर नाली में जाता है, फिर नाले से फिर नदी में जाता है, और नदी से फिर जाके समुद्र में मिलता है। अब जरा गौर करो, जो पानी आपकी छत पे गिरता फिर नाली में आता है, और नाली से जाके बह के नाले में जाता है, और नाले से जाके नदी में जाता है, तो ये पानी पूरी धरती पर फैलता हुआ जाता है। उसमें सारी गंदगी है, आपकी पूरी गंदगी है। जितने भी कॉस्मेटिक आइटम आप यूज करते हो या जो भी यूज करते हो, जितने भी केमिकल यूज करते हो, वो सारे उस पानी में होते हैं। और वर्षा का जल जब वो पूरी प्रकृति पे फैलता है तो उसमें सारे जहर घुले होते हैं या गंदगी घुली होती है। और जब वो नाली में पानी बह रहा होता है तो इतना गंदा और मैला पानी होता है कि कभी हम पीने की उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको गौर करना चाहता हूं कि जरा कल्पना करो, वही पानी जब धरती के अंदर जाता है और ट्यूबवेल से होके निकलता है तो कितना स्वच्छ और कंचन जल होता है कि हम उसे बिना सोचे समझे भी पी जाते हैं। तो ये बात समझने की जरूरत है कि गंदा पानी धरती पर गिरता है और जमीन के अंदर जाता है, और जमीन के अंदर से एकदम कंचन पानी कैसे निकल के आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने बताया, लगभग 1.25 लाख के आसपास जीव इस धरती पर जमीन में काम करते हैं। उसमें से कुछ जीव है जो धरती के अंदर पानी को छानने का और उससे टॉक्सिन्स अलग करने का और मिनरल्स मिलाने का कार्य करते हैं। और उनसे हम लोग कभी नहीं मिले, ना उनको जानते हैं, ना उनसे कभी बातचीत की है, ना कभी उनको कोई खाने पर निमंत्रण दिया, लेकिन वो अपना पूरा ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करते हैं। अब ये 3 उदाहरणों से आपको समझ तो आ रहा होगा कि प्रकृति की व्यवस्था क्या है। एक जीव जो बारिश गिराने का कार्य कर रहा है, एक जीव जो पानी को रिचार्ज करने का कार्य कर रहा है, और एक जीव जो पानी को छानने का कार्य कर रहा है। ये 3 जीव इस पानी की व्यवस्था को मेंटेन करके रखते हैं। जितने भी धरती पर 7 अरब के आसपास जो जीव हैं, इन सारे जीवों का भरण पोषण ये 3 जीव ही करते हैं। अब जरा कल्पना करो, इंसान क्या क्या कर सकता है। इंसान मिसाइल बना सकता है, इंसान बम बना सकता है, इंसान घर बना सकता है, इंसान मोबाइल बना सकता है, इंसान टीवी, पंखे, कूलर सब कुछ बना सकता है, एरोप्लेन बना सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बारिश गिराने का कार्य कर सकता है? नहीं। क्या पानी को रिचार्ज करने का कार्य कर सकता है? नहीं। क्या पानी को छानने का कार्य कर सकता है धरती के अंदर? नहीं। तो फिर इंसान कर क्या सकता है? इंसान कर क्या सकता है? वही मैंने आपको अभी बात बोली कि इस धरती को संचालित करने के लिए, इस प्रकृति को संचालित करने के लिए ईश्वर ने 84 लाख योनियां बनाई है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि बनाई है। और बाकी जो 83,99,999 जो योनियां हैं
वो सारे जलचर, थलचर, वायुचर जीवों की हैं और उनसे होकर ही हम गुजरते हैं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये सारे जीव अपनी पूरी ईमानदारी से बिना टीवी देखे, बिना व्हाट्सएप चलाए, बिना ईमेल और बिना फेसबुक चलाए, पूरी सिदरत के साथ बिना छुट्टी के काम करते हैं, तो फिर इन सारे जीवों का जो दायित्व है वो अपना अपना दायित्व पूरी ताकत से, सिदरत से निभाते हैं। तो इंसान का क्या कार्य है, इंसान का क्या दायित्व है? प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? 100% बनता है कि इंसान का क्या दायित्व है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा कमाना, घर बनाना, गाड़ी खरीदना और मर जाना। क्या यही दायित्व है हमारा? नहीं ना। सबसे पहले तो इनका संरक्षण करना है ना। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा काम ईश्वर ने यही किया है कि तुम सांप की योनि से भी गुजरे हो, गाय की योनि से भी गुजरे हो, केंचुए की योनि से भी गुजरे हो। इसका मतलब यह है कि सारी योनियों के कष्ट और उनके रहन सहन का नॉलेज आपके अंदर है। और आपको जो मनुष्य की योनि दी गई है वो सर्वश्रेष्ठ योनि है, जिसमें व्यक्ति पूरा सामर्थ्यवान है। इस प्रकृति पर कोई भी रचनात्मक कार्य कर सकता है, कोई भी रचना कर सकता है, कुछ भी कर सकता है अपने दिमाग का, अपने शरीर का उपयोग करके। तो मनुष्य के लिए ईश्वर ने दायित्व सौंपा था कि इन सारी योनियों का आपको संरक्षण, संवर्धन करना है, ताकि प्रकृति का कार्य अपने आप संचालित होता रहे। सारे जीवों का नेतृत्व आपको करना है कि वो सुरक्षित हैं कि नहीं है, उनके भरण पोषण का, उनकी व्यवस्था का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मनुष्य तो ये सब करता नहीं है। मनुष्य तो अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर वो अपने लिए कुछ करने लग जाए तो बाकी सबका सब कुछ हो जाएगा। अपने लिए अगर सब कुछ करने लग जाए तो बाकी सबका सब कुछ हो जाएगा। उसको किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान के चलो आपको मालूम पड़ जाए कि केंचुआ पानी को रिचार्ज करता है और अगर वो नहीं करेगा तो उसका काम हम नहीं कर पाएंगे, और अगर उसका काम हम नहीं कर पाएंगे तो उसको हम मारेंगे भी नहीं, तो वो तो अपने आप अपना काम करेगा, उसको बोलने की जरूरत थोड़ी है। सही कह रहा हूं मैं? तो हमें केवल क्या काम करते हैं, हम लोग अपने ही पैरों पर कुड़ाली मारकर, प्रकृति का सबसे जो बुद्धिजीवी प्राणी कहा जाता है वो मनुष्य ही कहा जाता है। मनुष्य को ही सबसे बुद्धि और शक्तिशाली इस धरती का प्राणी माना गया है, और उसके लिए ईश्वर ने दायित्व सौंपा था कि आपको इन सारे प्रकृति के जीवों को संरक्षित करना है और प्रकृति के कार्य को सुचालित रूप से संचालित होते रहे, मतलब उसमें व्यवस्था में सहयोग देना। लेकिन मनुष्य ये कार्य नहीं करता है, और जितने भी अभी तक आपने कार्य किए हैं या कर रहे हो, उससे सारा प्रकृति का तंत्र अस्त ध्वस्त हो रहा है, अव्यवस्थित हो रहा है। इसी के कारण जितनी भी परेशानियां आपने यहाँ पर व्यक्त की हैं, वो सारी परेशानियों का जनक यही सारी चीजें। अब अगर इस व्यवस्था को पुनः स्थापित करना है तो करना क्या होगा? प्रश्न बनता है, करना क्या होगा? इस व्यवस्था को पुनः स्थापित करना है तो मैं बताना चाहता हूं, इस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, केवल रसायन खाद डालने बंद कर देना, रसायन दवाइयां डालना बंद कर देना, इस प्रकृति में जहर घोलना बंद कर देना। प्रकृति में जब आप जहर घोलना बंद कर दोगे तो जो जीव आपके जहर से मर रहे थे वो जीव अपने आप से मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बारिश वाला जीव अपनी बारिश कराएगा, पानी को रिचार्ज करने वाला जीव अपना पानी रिचार्ज करेगा, और जो पानी को छानने वाला जीव है वो अपने पानी को छानने का कार्य करेगा। तो गंदा पानी आपके ट्यूबवेल में नहीं आएगा, बारिश का पानी रिचार्ज होगा तो आपके ट्यूबवेलों में अच्छा पानी रहेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा वनस्पति और ज्यादा से ज्यादा जीवाणु होगी तो बारिश अच्छी होगी, तो बारिश की किल्लत कभी नहीं होगी कि यहाँ पर मानसून नहीं आया या ये हुआ या वो हुआ। इस तरह की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो मैंने एक उदाहरण लिया, एक उदाहरण से प्रकृति की व्यवस्था को समझाने का छोटा सा प्रयास किया। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि एक छोटा सा तंत्र से या व्यवस्था से आपको इतना तो समझ आया होगा कि प्रकृति में जितने भी कार्य संचालित हो रहे हैं या हो रहे हैं जिनका हमें पता नहीं है, वो सारे कार्य एक प्रकृति अपने जीवों द्वारा एक व्यवस्था के स्वरूप करवाती है। इस व्यवस्था को पुनः स्थापित करना है तो हमें केमिकल डालना बंद करना होगा, और जब केमिकल डालना बंद करेंगे तो ये व्यवस्था ऑटोमेटिकली अपने आप से व्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि ये व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है और वो ही जाने सब कुछ। हमें क्या कार्य सौंपा है कि इसको संरक्षित करना है, तो हमें वो करना है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि अगर हम जैविक खेती करने लग गए, और अगर हमें जैविक खेती समझ में आ गई और हमें करना है और हमें पता है कि वो बात सही है, लेकिन हमें ये बात भी पता है कि देश में 70% लोग ऐसे हैं जिनका पेट केवल खेती से पलता है, ये बात भी हमें पता है। और बहुत सारे वैज्ञानिकों का और बहुत सारे अनुभवी लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम जैविक खेती करते हैं तो फिर हमें परिणाम आने में जो है ना बहुत थोड़ा समय लगता है, या हम लोग ये कहते हैं कि उसमें अच्छे बेहतर परिणाम नहीं आते।
ठीक है, ये प्रश्न एक बना हुआ है सबके दिमाग में, ये प्रश्न कि अगर हम आज से जैविक खेती करने लग गए तो क्या हमें भरपूर उत्पादन मिलेगा जो रासायनिक खेती से मिल रहा है? यही प्रश्न बना हुआ है ना, यही प्रश्न हमें सॉल्व करना है। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ या विश्वास के साथ कहता हूँ या एक कॉमन सेंस की बात करते हैं, हम अपने अनुभव या हम जो है ना किसी वैज्ञानिक तथ्यों की बात नहीं करते, हम सीधी बात करते हैं कि आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि अगर जो भोजन हम रासायनिक तरीके से अभी मिट्टी को देते हैं जितनी मात्रा में, जो भोजन हम रासायनिक तरीके से मिट्टी को देते हैं जितनी मात्रा में, अगर उतनी ही मात्रा में वैकल्पिक व्यवस्था अगर हम कर ले जैविक तरीके से, तो क्या हम उत्पादन ले पाएंगे? ले पाएंगे, 100% ले पाएंगे, 100% ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी को भोजन चाहिए, पौधे को भोजन चाहिए। अगर वो भोजन आप जैविक तरीके से, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से मिट्टी को अवेलेबल करा देते हो तो उतना ही भोजन वो मिट्टी आपको देगी। करेक्ट? अब मैं आपसे एक और प्रश्न करता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि जैविक खेती में इतना उत्पादन संभव नहीं है। बहुत सारे लोग, जब हरित क्रांति देश में आई थी तब उस समय हरित क्रांति लाने के पीछे एक ही प्रश्न खड़ा था कि अगर हरित क्रांति नहीं लाए तो रासायनिक खाद अगर हमने देश में नहीं डाले तो निश्चित ही ये देश में भूखमरी का माहौल है और लोग भूखे मरेंगे। उस समय लगभग कितनी आबादी होगी? 70-80 करोड़ के आसपास, उससे भी कम होगी ना। मैं एक प्रश्न आप लोगों से करना चाहता हूँ, हम लोगों ने अध्यात्म तो सभी लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा नहीं है तो देखा होगा या सुना होगा। हम लोगों को पता है कि इतिहास में भगवान राम और कृष्ण और जैसे लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया इस भारत की भूमि पर, और आपको ये भी मालूम होगा कि इस देश में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं हर युग में, हर काल में, हर कालखंड में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। और उसमें हम लोग जानते हैं, चाहे कुरुक्षेत्र की युद्ध की बात कर लो, चाहे राम रावण की युद्ध की बात कर लो, या कृष्ण और कंस की युद्ध की बात कर लो, सभी युद्धों में हमने देखा है और पढ़ा है और सुना है, सीखा है पुराणों से, विद्वानों से, कि उसमें लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, लाखों करोड़ों लोग मरे थे। आपने कुरुक्षेत्र की कहानी सुनी होगी तो उसमें विस्तृत वृत्तांत आता है कि उसमें खून की नदियां वहां से कुरुक्षेत्र से बही हुई थी, इतने लोगों की वहां पर मृत्यु हुई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मान के चलो लाखों लोग मरे थे हिंदुस्तान में युद्ध के माध्यम से, तो करोड़ों लोग जिंदा होंगे फिर देश में? सारे लोग तो नहीं मरे होंगे ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग, पूरे देश के लोग जो है ना बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं, कुछ चंद लोग जो है ना बॉर्डर पे जाके सुरक्षा करते हैं और उन्हीं लोगों की मृत्यु होती है। या फिर युद्ध छिड़ता है तो और ज्यादा सैन्य बल जाता है, वो लड़ता है, युद्ध होती है और उसी में जो सैन्य बल होता है उसी की मृत्यु होती है वहां पर। बाकी जो पब्लिक होती है, आम जनता होती है, वो तो अपने देश में सुरक्षित अपना काम कर रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर युद्ध में लाखों लोग मर रहे हैं तो करोड़ों लोग देश में जिंदा भी हैं। और अगर करोड़ों लोग जिंदा हैं देश में, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था पहले कहां से होती थी? हजारों लाखों साल पहले। प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? और पहले के लोग तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमसे ज्यादा भोजन किया करते थे। आज हम लोग 4 रोटी और इतना सा चावल खाते हैं, और अगर आप अपने पूर्वजों की बात कर लो तो वो 8 रोटी और इतना ज्यादा चावल खाया करते थे। और उनके पूर्वजों से बात कर लो कि आपके पूर्वज कितना खाया करते थे, वो यही कहेंगे कि हमसे दुगना खाया करते थे। अगर आप 2-3 पीढ़े पीछे चले जाते हो तो दुगना 3 गुना हिसाब बन जाता है। और अगर आप 5000 साल पहले चले जाओगे पीछे तो कितने गुना हिसाब बनेगा। और अगर हमें वो भी नहीं बात समझ में आ रही तो इतना तो समझ में आता था कि कुंभकर्ण 100 लोगों का भोजन इकट्ठा कर जाता था। तो जब देश में कुंभकर्ण जैसे लोग थे, इतना ज्यादा भोजन करने वाले, तो प्रकृति भोजन तो देती होगी, इतने सारे जीवों को भोजन तो देती होगी। अब वो जैसे भी उगता हो, अब वो अपन को अभी नहीं मालूम कि उगता कैसे है, लेकिन ये तो पता है कि उगता तो होगा। जब उगता था तो उस समय तो कोई, कुंभकर्ण के समय तो कोई रासायनिक खेती जानता नहीं था, कोई डीएपी बनाना जानता नहीं था, कोई रासायनिक खाद नहीं बनाना जानता था। जब कोई फैक्ट्रियां नहीं थी, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता था, तो इतने लोगों को भोजन की व्यवस्था जब हजारों लाखों साल पहले राम और कृष्ण के जमाने में हुआ करती थी, तो भारत में अभी भी हो सकती है। बस हमें उस व्यवस्था के लिए खोज करनी है, समझना है कि क्या वो ऐसी चीजें हैं, क्या वो ऐसी चीजें हैं जिन चीजों की वजह से इतना भोजन भारत में पैदा होता था। हिस्ट्री या कहने चाहिए आपको खेत में जाके निरंतर प्रयास करना पड़ेंगे या खोजना पड़ेगा, या जो हमारे एग्रीकल्चर पर लिखे ग्रंथ हैं उनको समझना पड़ेगा कि भाई क्या छुपा रखा है भारत में, क्या कैसी प्रकृति की व्यवस्था थी। लेकिन हम लोग वो सब खोजते तो है नहीं है, प्रयास तो करते नहीं है, खेतों में जाके प्रयोग तो करते नहीं है, बस चौराहों पर कमेंट करते हैं कि यार वो नहीं होता है, वो ऐसा होता है, वो वैसा होता है। तो ये सारी चीजों को पहले आपको दिमाग को रिफ्रेश करना है कि
इतना बात तो आपको पता चल गई होगी या समझ में आ रहा होगा कि प्रकृति में भोजन देने की सामर्थ्य तो है, बस हमें उस व्यवस्था पर जाना पड़ेगा। क्या वो नुस्खे थे जिन नुस्खों की वजह से कुंभकर्ण जैसे लोगों को प्रकृति भोजन खिलाती थी, तो हमारे लिए क्यों नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं या दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर अभी प्रयास किए, जो मॉडल आपको अभी दिखाने वाले, उस सारे मॉडल में केवल एक ही बात है कि खर्चे को कैसे कम किया जाए और प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, और सबसे बड़ी बात कि भोजन की व्यवस्था आने वाले 20-50 साल बाद भी इसी भूमि से कैसे होगी, वो मॉडल हम आपको अभी दिखाएंगे। तो मेरा दावे के साथ आपको यही कहना है कि जैविक खेती में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, जो कि पूरी भारत ही नहीं पूरे विश्व को भारत से अन्न खिलाने की क्षमता रखती है। बस हमें उस व्यवस्था को एक बार समझना